हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू प्रेप आईएएस। आप सभी का प्रेप आईएएस पे स्वागत है। फ्रेंड्स, इस सीरीज़ में हम लोग मेंस प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस डिस्कस कर रहे हैं। पिछले 5 सालों में जो क्वेश्चंस पूछे गए थे 2016 से लेके 2020 के बीच में। एंड आज के सेशन में कौन सा सब्जेक्ट डिस्कस होगा? मॉडर्न इंडिया, जो कि GS1 जनरल स्टडीज़ पेपर 1 का पार्ट है। इसको स्टार्ट करने से पहले आप सभी लोगों से मेरी अपील होगी कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब करें, शेयर करें, फॉरवर्ड करें, ताकि मैक्सिमम लोग हमारे इनिशिएटिव से जुड़ सकें। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करना न भूलें। चलिए तो शुरुआत करते हैं हमारे आज के सेशन की, मॉडर्न इंडिया। सबसे पहले इसका सिलेबस देख लेते हैं। देखिए, सिलेबस आपको नोटिफिकेशन में मिल जाएगा। क्या मेंशन किया गया है? मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री फ्रॉम अबाउट द मिडिल ऑफ 18th सेंचुरी, मीन्स 1750 ऑनवर्ड्स हमें डिस्कस करना है, अंटिल द प्रेजेंट। सिग्निफिकेंट इवेंट्स, पर्सनैलिटीज एंड इशू, मीन्स आपको बैटल ऑफ प्लासी, बैटल ऑफ बक्सर, ये सब पता होनी चाहिए। देन सिग्निफिकेंट इवेंट्स, रिवोल्ट ऑफ 1857, पर्सनैलिटीज़ जैसे कि गोपाल कृष्ण गोखले, गांधी, अंबेडकर, इनके बारे में आपको पता होना चाहिए। फ्रीडम स्ट्रगल, इट्स वेरियस स्टेजेस एंड इंपॉर्टेंट कॉन्ट्रीब्यूशंस फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री। नॉर्थ ईस्ट का क्या कॉन्ट्रीब्यूशन था, साउथ का क्या था, ये भी आपको पता होना चाहिए। डिफरेंट स्टेजेस जैसे कि स्वदेशी आंदोलन, देन नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, क्विट इंडिया मूवमेंट, इन सब पे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, तो ये आपको अच्छे से कवर करना होगा। अब देखो, इसके लिए सोर्सेस क्या हैं, कहाँ से आप इन टॉपिक्स को प्रिपेयर करेंगे, वो भी हम देख लेंगे। पहले इनका वेटेज देख लेते हैं। तो देखिए, अगर हम देखें 2016 की बात करें तो 37.5 मार्क्स के क्वेश्चन मॉडर्न इंडिया से पूछे गए थे, जो कि काफ़ी अच्छा वेटेज है। हालांकि उसके बाद पैटर्न चेंज हुआ, 65, देन 35, 50 एंड 35 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। मिनिमम आप ले लीजिए कि 35 मार्क्स के क्वेश्चन तो पूछे ही जा रहे हैं, तो भाई इसको आप अवॉइड नहीं कर सकते हैं। दूसरी बात ये कि इस टॉपिक से जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो काफ़ी आसान क्वेश्चन होते हैं। अगर आपने स्टैंडर्ड सोर्स अच्छे से किया हो तो आप आराम से इनको अटेम्प्ट कर सकते हैं। और अगर आपको GS1 में अच्छे मार्क्स लाने हैं तो आप मॉडर्न इंडिया को अवॉइड नहीं कर सकते हैं। इसको अच्छे से प्रिपेयर कर लोगे तो आपके मार्क्स काफ़ी अच्छे आएंगे। बात करते हैं सोर्सेज की। तो देखिए, अगर आपके पास टाइम है तो 6 to 12 की सारी NCERT हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अभी तो न्यू NCERT भी आ गई है, वो भी आपको देख लेनी चाहिए। बट अगर आपके पास टाइम का कंस्ट्रेंट है तो क्लास 12th ओल्ड NCERT मॉडर्न इंडिया बाय बिपिन चंद्रा, ये मस्ट है, ये तो आपको करनी ही है। इसके अलावा जैसे पॉलिटी में हम लोग लक्ष्मीकांत पढ़ते हैं, वैसे ही मॉडर्न इंडिया के लिए स्पेक्ट्रम ये आपको पढ़नी चाहिए, और इसका लेटेस्ट एडिशन। ठीक है, तो स्पेक्ट्रम एकदम मस्ट है मॉडर्न इंडिया के लिए, इसको आप अवॉइड नहीं कर सकते हैं। एंड करंट अफेयर्स, जिस भी कोचिंग की मंथली मैगजीन आप फॉलो कर रहे हैं, तो अगर कोई रिलेवेंट करंट अफेयर है तो वो भी आपको प्रिपेयर करना होगा। ठीक है, तो अगर मैं समराइज करूं तो क्लास 12th NCERT ओल्ड स्पेक्ट्रम ये इस टॉपिक के लिए मस्ट है, इसको आप अवॉइड नहीं कर सकते हो। अब क्वेश्चन आता है कि इसको प्रिपेयर कैसे करें। तो देखिए, सबसे पहले तो आपको सिलेबस पता होना चाहिए, जो ऑलरेडी हमने डिस्कस कर लिया। देन प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देख लो, जो हम अभी काफ़ी डिटेल में डिस्कस करेंगे। इसके अलावा मैं आपको कहूँगा कि जो टॉपर्स हैं ना, उनकी आंसर शीट्स भी देखिए, वो किस तरह से आंसर्स लिखते हैं GS1 में, मॉडर्न इंडिया में। आपको आइडिया लगेगा कि किस पैटर्न से आपको आंसर्स लिखने हैं। इसके अलावा ये जो 2 सोर्स हैं, इनका आपको मल्टीपल रिवीजन करना होगा। 6 to 7 टाइम्स आपको स्पेक्ट्रम पढ़नी होगी, तभी आप आराम से अटेम्प्ट कर पाएंगे इस टॉपिक से जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। क्योंकि स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चंस काफ़ी कम पूछे जाएंगे, आपको एनालिसिस करना होता है, आपको डिफरेंट इवेंट्स को लिंक करना होता है।
ठीक है। तो इसलिए रिवीजन जो है वो बहुत ज़रूरी है। यहाँ पे आपको मल्टीपल 6 to 7 टाइम्स आपको स्पेक्ट्रम का रिवीजन करना होगा। इतना कर लो काफ़ी है, इतना कर लो काफ़ी है, ठीक है। तो ये हो जाएंगे सोर्सेज, वेटेज, सिलेबस एंड स्ट्रेटजी वगैरह क्या होनी चाहिए। अब हम आते हैं हमारे अगले सेगमेंट की तरफ, जहाँ पे हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। तो देखिए फर्स्ट जो क्वेश्चन है ये 2016 में पूछा गया था, 12.5 मार्कर है। देखिए इसके बाद पैटर्न चेंज हुआ था, ठीक है। 10 मार्कर एंड 15 मार्कर आने लगे थे। इस समय 12.5 मार्कर्स और 200 वर्ड्स में हमें अटेम्प्ट करना होता था, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या है, एक्सप्लेन हाउ द अप्रेजिंग ऑफ 1857 constitutes an important watershed in the evolution of British policies towards colonial India। तो देखिए सबसे पहले ना आपको क्वेश्चन की डिमांड को समझना होगा कि क्वेश्चन में पूछा क्या गया है। एक बार देख लेते हैं, हाउ द अप्रेजिंग ऑफ 1857, ठीक है, किस तरह से रिवोल्ट ऑफ 1857 एक वाटरशेड बनती है, किसके लिए, इवोल्यूशन ऑफ ब्रिटिश पॉलिसीज टुवर्ड्स कॉलोनियल इंडिया। मतलब 1857 की वजह से क्या चेंजेस आते हैं ब्रिटिश पॉलिसीज़ में, वो आपको यहाँ पे मेंशन करने हैं। वही है इवोल्यूशन ऑफ ब्रिटिश पॉलिसीज़। आई होप इस क्वेश्चन की डिमांड को आप समझ गए होंगे, ठीक है। तो इसका स्ट्रक्चर क्या होगा, देखिए सिंपल सा क्वेश्चन है, सिंपल सा स्ट्रक्चर है। सबसे पहले इंट्रोड्यूस करो, उसके बाद इवोल्यूशन बता दो, देन आपको कंक्लूड करना होगा, ठीक है। ये स्टैंडर्ड फॉर्मेट है, इंट्रोडक्शन, मेन बॉडी एंड कंक्लूजन, इसी को हमें फॉलो करना है। देखिए मॉडर्न इंडिया में किस तरह से आपका इंट्रोडक्शन होना चाहिए और किस तरह से आपका कंक्लूजन होना चाहिए, एक बार इसको यहीं पे डिस्कस कर लेते हैं। देखिए क्वेश्चन की थीम को पहचानो, उसके कीवर्ड को पहचानो। यहाँ पे कीवर्ड क्या है, रिवोल्ट ऑफ 1857, 1857 की क्रांति, ठीक है। तो ये इसका कीवर्ड है। तो जो इंट्रोडक्शन होगा उसमें आप क्या लिख सकते हो, आप बता दो कि इससे पहले क्या हुआ था या क्या फैक्टर्स थे जिसकी वजह से ये रिवोल्ट देखने को मिलती है। और वो क्या फैक्टर्स के, ब्रिटिश की पॉलिसीज, सोशल पॉलिसीज, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसीज। तो उससे आप शुरुआत कर सकते हो इस क्वेश्चन की। देन कंक्लूजन, देखिए जहां तक कंक्लूजन की बात है, आप ये चीज़ मेंशन कर सकते हो कि जो इवेंट क्वेश्चन में बताया गया है, जो पूछा गया है, उसकी इंपॉर्टेंस क्या रही, या उसके आगे आने वाले इवेंट्स पे इस इवेंट का क्या इन्फ्लुएंस रहा, ठीक है। इसको भी आप मेंशन कर सकते हो। तो इस तरह से आप यहाँ पे कंक्लूड कर सकते हो। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, मैं आपको बता भी दूंगा। तो इंट्रोडक्शन तो हो गया। अब इवोल्यूशन, किस तरह से ब्रिटिश पॉलिसी चेंज होती है। देखिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आता है 1858 का, ठीक है। इसमें काफ़ी सारे प्रोविजंस होते हैं, वो आपको मेंशन करने होंगे। डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स, उसको हटा दिया जाता है। क्यों, क्योंकि अब आपको प्रिंसेस की लॉयल्टी लेनी है, इसलिए इसको हटा दिया जाता है। डिवाइड एंड रूल की आप बात करो, डिवाइड एंड रूल, ताकि ये जो हुआ ये दोबारा ना हो। आप मिलिट्री की बात कर सकते हो कि मिलिट्री का रीऑर्गेनाइजेशन हुआ, मार्शल रेसेस, नॉन मार्शल रेसेस, इनकी आप बात कर सकते हो, ठीक है। तो बेसिकली ये सारे पॉइंट आपको यहाँ पे लिखने होंगे। अब बात आती है कंक्लूजन की। देखिए कैसे कंक्लूड करोगे, देखिए ब्रिटिश लोगों को लग गया था कि अगर हमने कुछ चेंजेस नहीं किए तो ये रिवोल्ट इस तरह से फिर से होगी और ये जो सबसे रिच जो कॉलोनी है ये हमारे हाथ से चली जाएगी, ठीक है। तो बेसिकली इनके पीछे उनका ऑब्जेक्टिव क्या था कि वो अपना जो होल्ड है उसको अच्छी तरह से कायम करना चाहते थे, ताकि इस तरह की रिवोल्ट फिर से न हो। तो यही कंक्लूजन हो जाएगा, ठीक है। यही कंक्लूजन आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हो। आई होप क्वेश्चन नंबर 1 क्लियर हो गया होगा। बाकी ये पूरा क्वेश्चन आप स्पेक्ट्रम से आंसर कर सकते हो, इसीलिए मैंने कहा था स्पेक्ट्रम मस्ट है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। डिस्कस द रोल ऑफ वुमेन इन फ्रीडम स्ट्रगल स्पेशली ड्यूरिंग द गांधीयन फेज। देखो अगर इनको गांधीयन फेज के बारे में पूछना होता तो ये सिंपली लिख देते कि डिस्कस द रोल ऑफ वुमेन इन द फ्रीडम स्ट्रगल ड्यूरिंग द गांधीयन फेज। इन्होंने लिखा स्पेशली, मतलब आपको ये तो बताना ही है, इसके अलावा और भी बताना है, ठीक है। तो इस तरह से आपको क्वेश्चन को समझना है। अब देखिए ये क्वेश्चन भी 2016 में पूछा गया था, 12.5 मार्कर है।
डिस्कस द रोल ऑफ वुमेन। तो स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन हो गया, आपको बेसिकली फ्रीडम स्ट्रगल में वुमेन का क्या रोल था उसको डिस्कस करना है, इन जनरल बता दो, और फिर स्पेशली गांधीयन फेज में क्या था वो भी आपको बताना होगा। ठीक है, तो इसका स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, इंट्रोड्यूस करो, रोल ऑफ वुमेन बताओ, एंड फिर आपको कंक्लूड करना होगा। एंड देखिए यहाँ पे आपको वुमेन के एग्जाम्पल देने होंगे, उनका क्या कंट्रीब्यूशन था वो बताना होगा, तभी आप इस क्वेश्चन की डिमांड को सही से एड्रेस कर पाओगे। ठीक है, तो एग्जाम्पल्स आपके पास होने चाहिए। कैसे शुरुआत करोगे, देखो वुमेन की बात हो रही है तो आप बता दो कि रोल ऑफ वुमेन कब से स्टार्ट होता है। आप यहाँ पे 1817 की बात कर सकते हो, भीमाबाई होलकर। आप चाहें तो लक्ष्मीबाई से स्टार्ट कर सकते हो। 1857 रिवोल्ट की पहले से ही वुमेन का रोल फ्रीडम स्ट्रगल में देखने में आया था। ठीक है, और आप बात कर सकते हो इंडियन नेशनल कांग्रेस की, वहाँ पर भी पॉलिटिकल फ्रंट पे वुमेन का रोल देखा गया है। बट गांधीयन फेज में क्या हुआ, गांधीयन फेज में ये हुआ कि एक तरह से मास पार्टिसिपेशन देखा गया। क्यों, क्योंकि गांधी जी ने वुमेन की स्ट्रेंथ पे भरोसा किया था, उनको ग्लोरीफाई किया था। ठीक है, इसलिए गांधीयन फेज में हमें काफ़ी एक्टिव एंड मास पार्टिसिपेशन देखने को मिलता है वुमेन का। अब यहाँ पे आपको एग्जाम्पल्स देने होंगे, जैसे कि सरोजनी नायडू का एग्जाम्पल दे दो। आप चाहें तो क्विट इंडिया मूवमेंट में अरुणा असफ अली, ठीक है, उषा मेहता, इनके एग्जाम्पल दे सकते हो। अहमदाबाद मिल स्ट्राइक, यहाँ पे कौन था, अनुसुईया बेन, इनके एग्जाम्पल दे सकते हो। इसके अलावा देखिए जैसे कि कल्पना दत्त थी रिवॉल्यूशनरी, उनके एग्जाम्पल दे सकते हो। सिमिलरली आप इंडियन नेशनल आर्मी रानी झांसी रेजिमेंट की बात कर सकते हो, रानी झांसी रेजिमेंट, और इसको किसने हेड किया था, इसको हेड किया था लक्ष्मी सहगल ने। तो इनका रोल बता दो, इनका कंट्रीब्यूशन आपको बताना होगा। ठीक है, तो ये इस क्वेश्चन की डिमांड है। इसके बाद आपको कंक्लूड करना होगा। कैसे कंक्लूड करोगे, देखिए इससे पहले वुमेन को काफ़ी सही नज़रों से नहीं देखा जाता था, काफ़ी सारे बैरियर्स थे, है ना, काफ़ी सारा बायसनेस देखी जाती थी। बट रोल ऑफ वुमेन जो देखा गया फ्रीडम स्ट्रगल में, उससे हुआ क्या, जो वुमेन के इश्यूज थे वो सब लोगों की नज़रों में आए। ठीक है, इससे वुमेन एम्पावरमेंट के साथ आप इसको लिंक कर सकते हो। ठीक है, तो ये इसका कंक्लूजन हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया, बढ़े आगे चलिए। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, यह भी 2016 में ही पूछा गया था, एक 12.5 मार्कर है। हाईलाइट द डिफरेंस इन द अप्रोच ऑफ सुभाष चंद्र बोस एंड महात्मा गांधी। ठीक है, तो पर्सनैलिटी बेस्ड क्वेश्चन है, इनकी अप्रोच में क्या डिफरेंस देखने को मिलता है वो आपको बताना होगा इन द स्ट्रगल फॉर फ्रीडम। ठीक है, स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है। अब देखिए इसका स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, सबसे पहले इंट्रोड्यूस करो, फिर डिफरेंस बताओ, फिर कंक्लूड करो। ठीक है, अब देखो यहाँ पे ना डिफरेंस तो सभी लोग बताएंगे, बट अगर आप कुछ सिमिलरिटीज भी बता देते हो इंट्रोडक्शन में तो वो एक एडेड एडवांटेज होगा, आपको ज़्यादा मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, तो वैसा ही कर लो कि इनके बीच में क्या सिमिलरिटीज थी, जैसे कि दोनों ही सेक्युलर थे, दोनों ही वुमेन एम्पावरमेंट की बात करते थे, दोनों ही अनटचेबिलिटी को अबॉलिश करना चाहते थे। तो ये सारे पॉइंट आप लिख सकते हो कहाँ पे, इंट्रोडक्शन में। देन उसके बाद बता दो कि डिफरेंसेस क्या हैं, और ये जो डिफरेंसेस है काफ़ी अच्छे से स्पेक्ट्रम में कवर किए गए हैं, वहाँ से एक बार आपको देख लेना चाहिए। जैसे कि फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट क्या होगा, तो इन पे दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू आपको बताने होंगे। जैसे कि जो सुभाष चंद्र बोस थे ये थोड़ा सा ऑथोरिटेरियन गवर्नमेंट की बात करते थे, आप बता दो कि इकोनॉमी किस तरह से आप चलाओगे, ठीक है, कैसी होनी चाहिए। ठीक है, तो जो सुभाष चंद्र बोस थे ये इंडस्ट्रियलाइजेशन को फेवर करते थे, जबकि जो महात्मा गांधी थे वो सेल्फ सफिशिएंट विलेज इकोनॉमी की बात करते थे। आप बता दो कि मीन्स एंड, जैसे कि गांधी जी के लिए मीन्स और एंड दोनों ही इंपॉर्टेंट थे, जबकि सुभाष चंद्र बोस के लिए एंड ही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे। आप बता सकते हो, आप बात कर सकते हो कि वायलेंस एंड नॉन वायलेंस, तो काफ़ी सारे पॉइंट हैं जो आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हो। मिलिट्री कैसी होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए, ये सारे डिफरेंसेस आपको यहाँ पे मेंशन करने होंगे। ठीक है, समझ में आ गया। इसके बाद पूछा गया है कंक्लूजन, क्या लिखोगे, तो भाई देखो इतने डिफरेंसेस थे
लेकिन उसके बावजूद भी दोनों एक दूसरे की रिस्पेक्ट करते थे। जैसे कि सुभाष चंद्र बोस ने क्या कहा था गांधी जी के लिए, फादर ऑफ आवर नेशन, फादर ऑफ आवर नेशन। एंड महात्मा गांधी ने क्या कहा था सुभाष चंद्र बोस के लिए, प्रिंस अमंग पैट्रियोट्स। ठीक है, तो बेसिकली इससे आप यहां पे एंड कर सकते हो कि डिस्पाइट ह्यूज डिफरेंसेस, ठीक है, आपस में रिस्पेक्ट भी देखने को मिलती है। क्लियर हो गया, बढ़े आगे। चलिए अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। ये क्लियर हो गया ना, ये तीनों ही क्वेश्चन स्पेक्ट्रम से आराम से आप डिस्कस कर सकते हो, अटेम्प्ट कर सकते हो। ठीक है, आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। 2017 में पूछा गया था, 10 मार्कर है, यहां से पैटर्न चेंज होता है। क्लेरिफाई हाउ मिड 18th सेंचुरी, ठीक है, मिड 18th सेंचुरी इंडिया वॉज बिसेट विद द स्पेक्टर ऑफ ए फ्रेगमेंटेड पॉलिटी। 10 मार्कर है, मतलब 150 वर्ड्स में हमें इसको अटेम्प्ट करना है। क्या डिमांड है, देखो क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि मिड 18th सेंचुरी में किस तरह से इंडिया में हमें फ्रेगमेंटेड पॉलिटी देखने को मिलती है, मतलब किसी का एक छत्र राज नहीं होगा, कोई सेंट्रल पावर नहीं होगी, बल्कि काफ़ी सारी पावर्स हमें देखने को मिलती है। फ्रेगमेंटेड पॉलिटी क्यों देखने को मिलती है, इसको आपको क्लेरिफाई करना है। तो ये भी स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन हो गया। ठीक है, इसीलिए मैंने कहा था कि आसान क्वेश्चन आते हैं, अगर आपने स्टैंडर्ड सोर्स अच्छे से कवर कर लिया तब तो कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। क्या हो जाएगा, स्ट्रक्चर इंट्रोड्यूस करो, बता दो कौन से फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से फ्रेगमेंटेशन देखने को मिलता है, एंड फिर आपको कंक्लूड करना होगा। समझ में आ गया। चलिए देखो थोड़ी स्पीड तेज है क्योंकि काफ़ी आसान से क्वेश्चन है, इनका कंटेंट आपको पता होता ही है। ठीक है, इसलिए मैं भी केवल ब्रीफ आइडिया आपको यहां पे दे रहा हूं। ठीक है, देखो शुरुआत कैसे करोगे, देखो ये पूरी कहानी की शुरुआत आपको पता है कहां से होती है, 1707 जब औरंगजेब की डेथ हो जाती है। ठीक है, उसी के बाद से हमें फ्रेगमेंटेड पॉलिटी देखने को मिलती है, यहां से आप शुरुआत कर सकते हो। और ऐसा क्यों था, क्योंकि इनके बाद के जो मुगल रूलर्स थे वो वीक रूलर्स थे, स्ट्रांग नहीं थे, आपस में ही उनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट होता रहता था, वॉर ऑफ सक्सेशन चलती रहती थी, वो आप मेंशन कर दो। और क्या फैक्टर्स हो सकते हैं, बहुत सारी रीजनल पावर सामने आई थी, मैसूर, ठीक है, मैसूर हो गया, हैदराबाद हो गया, मराठा हो गए, ठीक है, मराठा, देन बंगाल हो गया, इसके बाद अवध हो गया, इन सब का राइज जो है वो देखने को मिलता है। इसके अलावा और क्या पॉइंट हो सकते हैं, जैसे कि फॉरेन इन्वेजन, नादिर शाह का इन्वेजन, ठीक है, अहमद शाह अब्दाली का इन्वेजन, इनको भी आप मेंशन कर सकते हो। और इसकी वजह से क्या हुआ, जो मुगल रूल था ये धीरे धीरे डिक्लाइन होता चला जाता है, और ये जितनी भी पावर्स थी इनका इमरजेंस हमें देखने को मिलता है। और फिर कैसे कंक्लूड करोगे, इसका फायदा किसने उठाया, यूरोपियन पावर्स ने, ब्रिटिश लोगों ने। उसको आप लिख दो कि बैटल ऑफ प्लासी, बैटल ऑफ बक्सर, किस तरह से फिर यूरोपियन पावर्स अपना स्ट्रॉन्ग होल्ड जमा लेती हैं। क्यों, क्योंकि फ्रेगमेंटेड पॉलिटी थी इस पूरे टेन्योर में। ठीक है, तो ये हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 4, एंड ये भी काफ़ी आसान सा ये क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक है, बड़े आगे चलिए, अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। ये क्वेश्चन 2017 में 10 मार्कर पूछा गया था। देखिए क्वेश्चन क्या है, वाई डिड द मॉडरेट्स फेल टू कैरी कन्विक्शन विद द नेशन अबाउट देयर प्रोक्लेम्ड आइडियोलॉजी एंड पॉलिटिकल गोल्स बाय द एंड ऑफ 19th सेंचुरी। क्वेश्चन क्या है, मॉडरेट्स पढ़ा होगा आपने, शुरुआती जो नेशनलिस्ट थे उनको मॉडरेट्स कहा जाता था। तो मॉडरेट्स क्यों फेल हुए टू कैरी कन्विक्शन विद द नेशन, लोगों को समझा क्यों नहीं पाया कि उनकी आइडियोलॉजी क्या है, उनके पॉलिटिकल गोल्स क्या हैं, बेसिकली ये क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, तो समझ में आ गया, आपको मॉडरेट्स का फेलियर यहां पे बताना है कि क्यों वो फेल हुए थे। तो क्या स्ट्रक्चर हो जाएगा, सबसे पहले आप इंट्रोड्यूस करेंगे, देन बता दो कि क्या कारण था जिसकी वजह से फेलियर हुआ, एंड फिर आपको कंक्लूड करना होगा। ठीक है, अब देखो शुरुआत कैसे करोगे, यहां पे बात हो रही है कि पॉलिटिकल गोल्स एंड आइडियोलॉजी, तो बता दो कि मॉडरेट्स कौन थे, उनकी आइडियोलॉजी क्या थी, उनके गोल्स क्या थे, इससे शुरुआत कर दो। ठीक है, जैसे कि मॉडरेट्स बेसिकली उनको इंस्पिरेशन कहां से मिली थी, उनको इंस्पिरेशन मिली थी वेस्टर्न लिबरल थॉट से। ठीक है, लिबरल थॉट से,
और क्या लिख सकते हो, यूरोपियन हिस्ट्री से इंस्पिरेशन मिली थी उन्हें, यूरोपियन हिस्ट्री से। लॉयल थे टूवर्ड्स ब्रिटिश क्राउन। दे बिलीव्ड दैट पॉलिटिकल कनेक्शन विद ब्रिटिश वो इंडिया के लिए बेनिफिशियल रहेगा। तो ये सब बातें आप यहां पे मेंशन कर सकते हो। क्या वो चाहते थे, वो चाहते थे कि कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स होने चाहिए, ठीक है। तो ये गोल्स आपको यहां पे मेंशन करने होंगे। बट वो फेल क्यों हुए, क्योंकि उन्होंने मासेस को इंटीग्रेट नहीं किया था, ठीक है। मासेस पे उनका भरोसा नहीं था, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट ये था कि जो ब्रिटिशर्स थे वो उनकी डिमांड्स को नहीं मान रहे थे, और ये लोगों को पता चल चुका था, इसीलिए एक्सट्रीमिस्ट हमें देखने को मिलते हैं। वो पॉइंट आप लिख दो, ठीक है। देन वो ब्रिटिश रूल की ट्रू नेचर को नहीं पहचान पाए थे, ठीक है। उनको ऐसा लगता था कि अगर ब्रिटिश रूल रहेगा तो हमारे लिए वो फायदेमंद रहेगा, ठीक है। तो ये सारे पॉइंट आपको यहाँ पे लिखने होंगे। इनका सोशल बेस काफ़ी कम था, उसमें कौन लोग थे, जमींदार हो गया, अपर मिडिल क्लास के लोग हो गए, तो वो इनका सोशल बेस था। मासेस को, वर्कर्स हो गया, किसान हो गए, इनको शामिल इन्होंने नहीं किया था। लेकिन आप यहाँ पे सोचिए, क्या हर चीज़ फेलियर थी क्या, इनका कोई भी कंट्रीब्यूशन नहीं रहा क्या, डेफिनेटली रहा। तो वो आप बता दो, एंड में कंक्लूड कर दो कि फेलियर के साथ साथ बहुत सारा कंट्रीब्यूशन भी रहा है। जैसे कि ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी, ठीक है, उन्होंने एक्सपोज किया कि हम लोग जो गरीब हैं वो क्यों हैं, और जो इन्होंने अच्छे अच्छे काम किए, जैसे कि इंडियनाइजेशन ऑफ सर्विसेज, सिविल सर्विसेज, उसकी डिमांड इन्होंने काफ़ी अच्छे से रखी थी। वो सारे पॉइंट आप यहाँ पे लिख सकते हैं। इन्होंने एक ग्राउंड तैयार किया, एक फाउंडेशन तैयार की, जिसके ऊपर फिर हमारा जो नेशनल मूवमेंट था, जो फ्रीडम स्ट्रगल था, वो आगे बढ़ता है, ठीक है। तो इस तरह से आप यहाँ पे कंक्लूड भी कर सकते हो, ठीक है। तो एनालिसिस काफ़ी अच्छा होना चाहिए। फेलियर पूछा है तो सोचो कि क्या हर चीज़ फेलियर थी, कुछ फ़ायदा नहीं था क्या, वो भी बता दोगे तो आपको अच्छे मार्क्स मिल जाएंगे, ठीक है। बढ़े आगे, चलिए। अब आएगा क्वेश्चन नंबर 6, 2017 एंड 15 मार्कर का ये क्वेश्चन है। एग्जामिन हाउ द डिक्लाइन ऑफ ट्रेडिशनल आर्टिसनल इंडस्ट्री इन कॉलोनियल इंडिया क्रिपल्ड द रूरल इकोनॉमी। देखो, आप जानते हैं कि जब ब्रिटिश लोग इंडिया में आ जाते हैं तो जो हमारी इंडस्ट्री थी वो पूरी तबाह हो जाती है, ठीक है। हैंडीक्राफ्ट वगैरह हो गया, टेक्सटाइल हो गया, सब बर्बाद हो जाता है, ठीक है। और उसी पे क्वेश्चन पूछा गया है कि एग्जामिन हाउ द डिक्लाइन ऑफ ट्रेडिशनल आर्टिसनल इंडस्ट्री क्रिपल्ड द रूरल इकोनॉमी, किस तरह से जो हमारी रूरल इकोनॉमी थी वो बर्बाद हो गई, वो आपको बताना होगा। क्यों, क्योंकि ट्रेडिशनल आर्टिसनल इंडस्ट्री डिक्लाइन हो रही थी। तो देखो, पहले तो ये बताना होगा ना आपको कि भाई क्यों डिक्लाइन हो रही थी, ठीक है। इंट्रोडक्शन आप लिखोगे, फिर बताओ कि क्यों डिक्लाइन हुई, और उससे किस तरह से जो हमारी रूरल इकोनॉमी थी वो क्रिपल हो जाती है, ये बता दो। एंड उसके बाद आपको कंक्लूड करना होगा, ठीक है। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, ये भी स्पेक्ट्रम से आप इसको आराम से कर पाओगे, ठीक है। तो भाई कैसे इंट्रोड्यूस करोगे, वही बात है कि ब्रिटिश के आने के बाद से ही इंडिया में डी इंडस्ट्रियलाइजेशन का जो प्रोसेस था वो स्टार्ट हो जाता है। इससे आप शुरुआत कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद बता दो कि कौन से फैक्टर्स थे जिससे डिक्लाइन हुआ। जैसे कि जो रॉयल पैट्रोनेज था अब वो नहीं मिलेगा। भाई पहले क्या होता था, बहुत सारे राजा महाराजा हैं, वो सबको पैट्रोनेज देते थे जो ट्रेडिशनल आर्टिसंस थे उनको। तो वो चीज़ अब नहीं देखने को मिलती थी, क्योंकि अब वो सब नहीं रहे थे, उनके पास बहुत सारे इश्यूज थे। देन आप बता दो कि टैरिफ पॉलिसी, जो इंडियन गुड्स था उस पर बहुत ज़्यादा ड्यूटीज लगाई जाती थी, तो वो बाहर compete नहीं कर पाता था। जबकि जो फॉरेन का चीप मटेरियल था उस पर बहुत कम ड्यूटीज थी, तो उसको भर दिया गया कहाँ पे, इंडिया में। तो ये भी एक इशू था। आप रेलवेज की बात कर सकते हो, ठीक है। आप वेस्टर्न एजुकेशन की बात कर सकते हो, जिसकी वजह से लोगों का टेस्ट जो है थोड़ा सा चेंज हो गया। तो ये सारे फैक्टर्स आपको लिखने होंगे। देन इससे क्या इम्पैक्ट हुआ, भाई जब इंडस्ट्री खत्म हो गई तो जो अर्बन एरिया के जो आर्टिसंस थे वो सब कहाँ जाएंगे, वो सब गाँव में जाएंगे, विलेज में जाएंगे। वहाँ पे क्या है, वहाँ पे आपको लैंड पे ही डिपेंडेंट रहना पड़ेगा, तो उस पर लोड बढ़ जाएगा, एफिशिएंसी प्रोडक्टिविटी कम हो जाएगी, और इससे क्या होगा, डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, पॉवर्टी बढ़ेगी। तो भाई जो हमारी पूरी इकोनॉमी है, रूरल इकोनॉमी, वो बर्बाद हो रही थी, ठीक है। ये आपको यहाँ पे लिखना होगा। देन कंक्लूजन कैसे करोगे, तो भैया बता दो कि इंडिया जो कि पहले सप्लायर था, जो पहले एक्सपोर्टर था किसका,
फिनिक्स गुड्स का, लेकिन अब कहानी चेंज हो जाती है। अब वो केवल सप्लायर बन चुका है किसका? रॉ मटेरियल का। इससे आप लिख सकते हो कंक्लूजन, ठीक है, इससे आप कंक्लूजन लिख सकते हो, ठीक है। एंड हमारे यहाँ पे जो ब्रिटिश मैन्युफैक्चर्ड गुड्स थे वो सब, उनकी फ्लडिंग जो है वो स्टार्ट हो जाती है। ये सब आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हो, ठीक है। क्लियर हो गया क्वेश्चन नंबर 6। बढ़े आगे, चलिए अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। और ये क्वेश्चन भी 2017 में पूछा गया था, एक 15 मार्कर है। देख लेते हैं क्या क्वेश्चन है। हाईलाइट द इंपॉर्टेंस ऑफ न्यू ऑब्जेक्टिव दैट गॉट एडेड टू द विजन ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस सिंस द 20s ऑफ लास्ट सेंचुरी। देखिए 20s ऑफ लास्ट सेंचुरी, बहुत सारे डेवलपमेंट्स हमें देखने को मिलते हैं जिससे ये जो विजन था इसमें काफ़ी कुछ चेंजेस हमें देखने को मिलते हैं। और यही आप लिख सकते हो क्या? इंट्रोडक्शन, ठीक है। देखो क्वेश्चन में बेसिकली क्या स्ट्रक्चर होगा, सबसे पहले आप इंट्रोड्यूस करोगे, मैंने आपको बता दिया। क्या नया ऑब्जेक्टिव जुड़ा वो आपको बताना होगा, उसकी इंपॉर्टेंस क्या थी, एंड फिर आपको कंक्लूड करना होगा। देखिए 20s ऑफ लास्ट सेंचुरी था, इसमें देखिए आपको क्या देखने को मिलता है। हमें गांधी जी की एंट्री देखने को मिलती है, ठीक है। हमें नॉन कोऑपरेटिव मूवमेंट देखने को मिलता है, हमें सिविल डिसओबीडिएंट मूवमेंट देखने को मिलता है, हमें जो है क्विट इंडिया मूवमेंट देखने को मिलता है, ठीक है। और इसमें क्या चीज़ इंश्योर की गई थी? मास पार्टिसिपेशन, ठीक है। जो मासेस के पास पावर है उसको एक्नॉलेज किया गया, जो पहले नहीं था, सबसे पहली बात। देन आप बात कर सकते हो यहाँ पे 1931 का जो सेशन था, कराची सेशन, फंडामेंटल राइट्स पे फोकस है, नेशनल इकोनॉमिक प्रोग्राम पे फोकस है, वो मेंशन कर दो। आप बात कर सकते हो 1929 के लाहौर सेशन की। इसमें क्या था बेसिकली कि हमें कंप्लीट इंडिपेंडेंस चाहिए, पूर्ण स्वराज हमें चाहिए। तो ये नए नए ऑब्जेक्टिव थे जो जुड़ते चले गए थे। तो और क्या लिख सकते हो आप? कंस्ट्रक्टिव प्रोग्राम की बात कर सकते हो। हिंदू मुस्लिम यूनिटी को भी हम मेंटेन करेंगे, अनटचेबिलिटी को हम लोग हटाएंगे, ठीक है। गांधी जी बात करते थे स्वराज की, सर्वोदय की। तो ये जो सारे जो पॉइंट हैं, जो नए ऑब्जेक्टिव हैं, ये आपको यहाँ पे लिखने होंगे। स्वराज, ठीक है, स्वराज हो गया, सर्वोदय हो गया, ठीक है। तो ये सारे पॉइंट आपको यहाँ पे लिखने होंगे। देन सभी लोगों का पार्टिसिपेशन, भले पीजेंट्स हो, वुमेन हो, ट्राइबल हो, ठीक है, वर्कर्स हो, उन सबको इंगेज किया गया, उन सबको इंटीग्रेट किया गया। ये सारे पॉइंट भी यहाँ पे आएंगे, ठीक है। समझ में आ गया? अब कैसे कंक्लूड करोगे? तो देखो सिंपल सा कंक्लूजन आप लिख सकते हो कि आप ये बता दो कि ये जो पीरियड था 20s ऑफ लास्ट सेंचुरी, इसके बाद से क्या हुआ, जो हमारा विजन था वो काफ़ी ब्रॉडन होता चला गया, ठीक है। केवल इतना लिख दोगे हमारा काम हो जाएगा। कंक्लूजन ये काफ़ी अच्छा कंक्लूजन होगा, ठीक है। समझ में आ गया? तो इस तरह से आपको यहाँ पे लिंक करना होगा कौन कौन से डिफरेंट इवेंट्स थे, कौन कौन सी रिजोल्यूशंस थे, उनको आपको यहाँ पे मेंशन करना होगा, ठीक है। बढ़े आगे, चलिए अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। ये क्वेश्चन जो है 2017 में पूछा गया है, 15 मार्कर है। क्या क्वेश्चन है? द वुमेन्स क्वेश्चन अरोज इन मॉडर्न इंडिया एज अ पार्ट ऑफ 19th सेंचुरी सोशल रिफॉर्म मूवमेंट, ठीक है। ये स्टेटमेंट दिया गया है। व्हाट वर द मेजर इश्यूज, क्या इश्यूज थी, क्या डिबेट्स थी कंसर्निंग वुमेन इन दैट पीरियड। तो ये देखिए वुमेन इश्यूज पे क्वेश्चन पूछ लिया गया है, काफ़ी आसान सा क्वेश्चन है। देखो क्या इसका स्ट्रक्चर हो जाएगा, पहले क्वेश्चन को समझ लेते हैं। क्वेश्चन में ये कहा गया है कि जो 19th सेंचुरी के सोशल रिफॉर्म मूवमेंट थे, तो उसमें वुमेन के जो इश्यूज थे वो हाईलाइट हुए थे, सामने आए थे, ठीक है। क्या मेजर इश्यूज थे वो बता दो, क्या डिबेट्स वगैरह चलती थी वो बता दो, और देखिए क्या किस तरह से एक्ट किया गया वो आपको बताने होंगे, क्या एफर्ट्स, क्योंकि एक 15 मार्कर ये क्वेश्चन है। तो देखो ये जो सोशल रिफॉर्म मूवमेंट थे ये क्यों हुए थे, इसका कारण क्या था? इसका कारण था कि एक तो वेस्टर्न एजुकेशन थी, जो मिशनरीज थे इनकी एक्टिविटीज़ थी, जिसकी वजह से लोगों को पता चला कि भाई बाहर क्या हो रहा है। तो फिर उसके बाद सोशल रिफॉर्म मूवमेंट स्टार्ट होते हैं। राजा राममोहन रॉय की बात कर सकते हो, ईश्वरचंद विद्यासागर की बात कर सकते हो, ये एग्जाम्पल दे दो, ठीक है। देन कौन से वुमेन मेजर इश्यूज थे? भाई पॉलीगेमी होती थी,
ठीक है, उनको प्रॉपर्टी में हिस्सा नहीं मिलता था, सती, विडो रीमैरिज अलाउड नहीं थी, चाइल्ड मैरिज की बात कर सकते हो, पर्दा की बात कर सकते हो, ठीक है, डाउरी, देवदासी सिस्टम, इनकी बात कर सकते हो। तो ये सारे इश्यूज आपको लिखने होंगे, ठीक है। देन इनमें क्या एफर्ट्स किए गए, आप यहाँ पे अबोलिशन ऑफ सती 1829 की बात कर सकते हो, विडो रीमैरिज एक्ट की बात कर सकते हो, आप बात कर सकते हो कि शादी की एज क्या होनी चाहिए, एज ऑफ कंसेंट एक्ट, फिर शारदा एक्ट वगैरह आता है, इनकी आप यहाँ पे बात कर सकते हो बेसिकली। तो ये इस क्वेश्चन की डिमांड है, समझ में आ गया। और यहाँ पे देखो आपको एग्जाम्पल्स भी देने होंगे कि उस समय के जो वुमेन लीडर्स थी, जैसे कि सावित्रीबाई फुले हो गया, ठीक है, इनके नाम आने चाहिए, जो कि बहुत ही शानदार सोशल रिफॉर्मर रही थी, ठीक है। पंडिता रामाबाई, इनके एग्जाम्पल दे दो, ठीक है। सरोजिनी नायडू, इनके एग्जाम्पल दे दो। कैसे कंक्लूड करोगे, तो देखिए सबसे सही चीज है कि इससे पहले काफी कुछ बायसनेस देखने को मिलती थी, बट क्योंकि वुमेन इश्यूज अब फोर फ्रंट पे थे तो अब उनके एम्पावरमेंट की बात होती थी, ठीक है, इश्यूज को दूर करने की बात होती थी। इसी तरह से आप यहाँ पे कंक्लूड कर सकते हो कि इससे जो बायस था वो कम हुआ और वुमेन इमेंसिपेशन या फिर वुमेन एम्पावरमेंट की बात होने लगी थी, ठीक है। तो ये हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 8। समझ में आ गया, काफी आसान सा क्वेश्चन है। देखिए एग्जाम्पल्स आपको भर भर के देने हैं, ठीक है। एग्जाम्पल जो मूवमेंट चले थे वो आपको भर भर के देने पड़ेंगे, उनके नाम वगैरह आपके पास होने चाहिए, ठीक है। बढ़े आगे, चलिए अब आता है क्वेश्चन नंबर 9 और ये पूछा गया था 2018 में। देख लेते हैं क्या क्वेश्चन है। थ्रो लाइट ऑन द सिग्निफिकेंस ऑफ थॉट्स ऑफ महात्मा गांधी इन द प्रेजेंट टाइम्स। देखिए महात्मा गांधी एथिक्स में आप काफ़ी यूज़ करते होंगे, ऐसे में आप काफ़ी यूज़ करते होंगे, तो वही क्वेश्चन पूछा भी गया है कि जो महात्मा गांधी के थॉट्स थे, जो भी उनके विचार थे, प्रेजेंट टाइम में उनकी क्या सिग्निफिकेंस है, ये आपको बतानी है। स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है। क्या इसका स्ट्रक्चर हो जाएगा, इंट्रोड्यूस कर दो, सिग्निफिकेंस बता दो, उनके थॉट्स क्या है, उसकी सिग्निफिकेंस क्या है, और फिर आपको कंक्लूड करना होगा, ठीक है। समझ में आ गया। देखो कैसे शुरुआत करोगे, यहां पे कीवर्ड क्या है, महात्मा गांधी, तो थोड़ा इनका बैकग्राउंड बता दो कि ये कौन थे, ठीक है। फादर ऑफ आवर नेशन थे, राइटर थे, फ्रीडम फाइटर रहे, सोशल एक्टिविस्ट रहे, तो इससे आप शुरुआत कर सकते हो, ठीक है। आप बता सकते हो कि उनके जो थॉट्स थे वो काफ़ी ह्यूमन थे, ठीक है, काफ़ी ह्यूमन थे, वो आप लिख सकते हो। देन थॉट्स ऑफ गांधी एंड देयर सिग्निफिकेंस, क्या क्या थॉट्स थे। देखो ये बात करते थे नॉन वायलेंस की, किसकी बात करते थे, नॉन वायलेंस। तो देखो जब प्रेजेंट टाइम की बात हो रही है तो नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे जो इश्यूज हैं उनको किस तरह से आप दूर कर सकते हो, तो नॉन वायलेंस, अहिंसा, सीरिया हो गया, इन सब के एग्जाम्पल दो, मॉब लिंचिंग हो गया, इन सब के एग्जाम्पल दो। तो नॉन वायलेंस हमें फॉलो करना चाहिए, ठीक है। किस तरह से प्रेजेंट टाइम के जो इश्यूज है उनको रिजोल्व कर सकते हैं। आप यहाँ पे बात कर सकते हो सर्वोदय की, स्वराज की बात कर सकते हो, ठीक है। आप इन इक्वलिटी को एलिमिनेट करने की बात कर सकते हो। स्वराज, आप पंचायत को पावर देने की बात कर सकते हो, ठीक है। देन स्वराज हो गया, सर्वोदय हो गया। देन अबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, मैनुअल स्कैवेंजिंग आज भी प्रिवेलेंट है, तो इससे आप लिंक कर सकते हो। देन वुमेन एम्पावरमेंट, ये तो हमेशा होता ही रहता है, तो आप गांधी जी के साथ लिंक कर सकते हो कि वुमेन और मैन दोनों इक्वल होते हैं, इस पर फोकस कर सकते हो। देन सत्याग्रह की बात कर सकते हो, सत्याग्रह की बात कर सकते हो कि भाई अगर गवर्नमेंट कुछ आपकी बात नहीं मान रही है तो आप पीसफुल मीन से जो है ऑब्जेक्शन कर सकते हो। देन इंटरनेशनल एरिना में आप नेशंस के बीच में कोऑपरेशन, कोऑर्डिनेशन की बात कर सकते हो, ठीक है। तो ये वो सारे पॉइंट हैं जो आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हो। देखो गांधी जी बात करते थे कि भाई लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्रीज होनी चाहिए, ये आज भी रिलेवेंट है, ठीक है। तो इस तरह से आपको चीज़ों को यहाँ पे लिंक करना आना चाहिए, ठीक है। समझ में आ गया। अब कैसे कंक्लूड करोगे, तो देखो जो गांधी जी के जो थॉट्स थे वो हम आज भी हमारे लिए सिग्निफिकेंट है, तो आप लिख सकते हो कि जो गांधी जी के थॉट्स थे वो समय से काफ़ी आगे थे, ठीक है, वे अहेड ऑफ इट्स टाइम्स, ठीक है, और आज भी काफ़ी यूजफुल हैं। इस तरह से आप यहाँ पे कंक्लूड कर सकते हो। समझ में आ गया। बढ़े आगे, चलिए अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 10 पे। बट देखो आपको समझ में आ रहा है कि ये सारे क्वेश्चन स्पेक्ट्रम से हम लोग आराम से कर सकते हैं, इसीलिए स्पेक्ट्रम बाइबल है, उसको आप मिस नहीं कर सकते हो, ठीक है। अब आता है क्वेश्चन नंबर 10, 2018 में पूछा गया था। इसको कुछ लोग वर्ल्ड हिस्ट्री में ले लेंगे, मैंने इसको यहाँ पे लिया है।
वाई इंडेंचर्ड लेबर वॉज टेकन बाय ब्रिटिश फ्रॉम इंडिया, क्यों लेके गए थे टू अदर कॉलोनीज। पहला पार्ट तो ये है कि जो इंडेंचर्ड लेबर थी इसको क्यों लेके गए थे, गिरमिटिया सिस्टम शायद हिंदी में इसको यही बोलते हैं, ठीक है, इनको क्यों लेके गए थे। हैव दे बीन एबल टू प्रिजर्व देयर कल्चरल आइडेंटिटी ओवर देयर, क्योंकि इंडियन है ना, तो क्या उनकी जो आइडेंटिटी है उसको वो प्रिजर्व कर पाए हैं, ये सेकेंड पार्ट है। तो इस क्वेश्चन की डिमांड समझ गए आप। पहले आपको बताना होगा कि भाई ब्रिटिश उनको क्यों लेके गए थे, दूसरी बात क्या वो अपना कल्चरल आइडेंटिटी को प्रिजर्व कर पाए हैं कि नहीं कर पाए हैं, ठीक है। तो कीवर्ड क्या है, इंडेंचर्ड लेबर। कैसे शुरुआत करोगे, इसी को डिफाइन कर दो कि ये होते क्या है। देखो पहले स्लेवरी सिस्टम होता था, ठीक है, बट वो अबोलिश हो गया, तो अब सस्ते दामों पे आपको लेबर तो चाहिए ना, तो फिर इंडेंचर्ड लेबर का कॉन्सेप्ट आया। ये क्या था, एक तरह से सिस्टम ऑफ बॉन्डेड लेबर, ठीक है। अब इंडिया में इतने सारे लोग थे, उनको लेके जाया जाता था, वहाँ पे काफ़ी हार्श कंडीशन होती थी, काफ़ी कम पैसा उनको दिया जाता था, और वहाँ पे जो प्लांटेशन वर्क हो गया, फैक्ट्रीज में काम करना हो गया, कंस्ट्रक्शन साइट्स पे काम करना हो गया, तो लेबर्स जो हैं वो यहाँ से दूसरी कॉलोनीज में लेके जाई जाती थी, ठीक है। अब क्यों लेके जाया जाता था, क्योंकि भाई यहाँ तो पॉपुलेशन काफ़ी ज़्यादा है, पहली बात तो स्लेवरी सिस्टम अबोलिश कर दिया है, तो चीप लेबर तो चाहिए। देन यहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट भी काफ़ी ज़्यादा था, वो भी आप लिख सकते हो। इसके अलावा आप जो इंडियन पॉपुलेशन थी वो उस पर लोन काफ़ी ज़्यादा था, ठीक है, मनी लेंडर उनके पीछे पड़े होते थे। तो ये सारे पॉइंट आप यहाँ पे लिख सकते हो, ठीक है। देन इसका सेकंड पॉइंट क्या है कि क्या वो अपने कल्चर को प्रिजर्व करने में कामयाब रहे हैं क्या। तो देखो ये चीज़ है जो आपको परेशान कर सकती है। तो देखो ये तो अगर पता होगा तभी आप कर सकते हो, क्योंकि थ्रू फेस्टिवल जैसे कि होली हो गया, मुहर्रम हो गया, तो थ्रू फेस्टिवल, थ्रू बॉलीवुड आज भी जो कल्चरल आइडेंटिटी है वो प्रिजर्व रखी गई है। इसके एग्जाम्पल दे दो, जैसे कि आप बात कर सकते हो त्रिनिनाद की बात कर सकते हो। वहाँ पे जो मुहर्रम मनाया जाता है वो बेसिकली एक तरह का कार्निवल फेस्टिवल हो गया है, ठीक है। उसका क्या नाम है, होशे, उसका नाम है होशे, ठीक है। तो इस तरह से आप लिख सकते हो। आप बॉलीवुड की बात कर सकते हो, ठीक है। तो इस तरह से ये लोग अपनी कल्चरल आइडेंटिटी को प्रिजर्व करने में कामयाब रहे हैं। कैसे कंक्लूड करोगे, आप बता दो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इनके लिए क्या कर रही है, जैसे कि नो इंडिया प्रोग्राम, ठीक है। ये जो प्रोग्राम है इसके बारे में आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हो, ठीक है। ये भी एक अच्छा कंक्लूजन यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। और आप ये भी लिख सकते हो कि 1921 में इस सिस्टम को अबोलिश कर दिया गया था, ठीक है। तो ये डिफरेंट तरीके हैं जहाँ से आप यहाँ पे जो है कंक्लूड कर सकते हो, ठीक है। समझ में आ गया, बढ़े आगे चलिए। अब आता है क्वेश्चन नंबर 11। ये 2019 में पूछा गया था। देखो क्या क्वेश्चन है, द 1857 अपराइजिंग was the culmination of recurrent big and small local rebellions that had occurred in the preceding 100 years of British rule. Elucidate. देखो क्वेश्चन ही में ये कहा गया है कि भाई जो रिवोल्ट थी 1857 थी वो तो हमने देख ली, बट इससे पहले भी बहुत सारी बिग और स्मॉल रिबेलेंस हुई थी, ठीक है। इससे पहले के 100 सालों में 1757 ऑनवर्ड्स, और उन सब का कल्मिनेशन था क्या, 1857 की रिवोल्ट। इसको आपको एक्सप्लेन करना है, ठीक है। मतलब आपको इसके सपोर्ट में कुछ लिखना होगा। एलुसिडेट की बात हो रही है तो देखो आपको बताना होगा कि कौन कौन सी रिबेलन थी, उनका ऑब्जेक्टिव क्या था, पर्पस क्या था, उनकी सिग्निफिकेंस क्या रही, वो आपको बताना होगा, ठीक है। तो वही बात है, आपको ये रिबेलेंस पता होनी चाहिए, ठीक है। रिबेलेंस आपको पता होनी चाहिए। स्ट्रक्चर, इंट्रोडक्शन करोगे, एग्जाम्पल्स दोगे, फिर कंक्लूड करोगे। कैसे इंट्रोड्यूस करोगे, वही बात बता दो कि 1857 रिवोल्ट क्या कारण थे, ब्रिटिश की पॉलिसीज, कौन कौन सी पॉलिसीज, सोशल, इकोनॉमिकल, पॉलिटिकल, एडमिनिस्ट्रेटिव, जिसकी वजह से लोग काफ़ी नाराज थे, गुस्सा था उनमें। देन बिग एंड स्मॉल रिबेलेंस। अब देखो यहाँ पे ना थोड़ा स्ट्रक्चर अच्छा बनाना, ऐसा नहीं कि जो मन में आए लिख दो। पहले बता दो कि सिविल वाली कौन सी थी, किसानों वाली कौन सी थी, ठीक है। फिर बता दो कि ट्राइबल कौन सी थी, वो बता दो। फिर बता दो कि मिलिट्री में कौन सी थी, कौन कौन सी रिवोल्ट हुई पहले, वो आपको बतानी होगी। जैसे कि सन्यासी रिवोल्ट, ठीक है, सन्यासी रिवोल्ट के बारे में बता दो कि भाई ये कब से कब तक हुई थी, इसका कारण क्या था, इसका ऑब्जेक्टिव क्या था, ठीक है।
1763 से लेके 1800 के बीच में थी। देन पाई का रिबेलन बता दो। देन ट्राइबल में बता दो कि हो मुंडा जो रिवोल्ट थी, ठीक है, उसके बारे में बता दो। देन मिलिट्री में आप किसके बारे में बताओगे? मिलिट्री में जो वेलोर म्यूटिनी थी, वेलोर म्यूटिनी, इसके बारे में बता दो 1806, ठीक है। तो बेसिकली इसमें जितना भी आप रिबेलन यहाँ पे मेंशन कर सकते हो उतना अच्छा है विद इन वर्ल्ड लिमिट, ठीक है। तो यही क्वेश्चन की डिमांड है। इसके बाद आपको क्या करना होगा? आपको कंक्लूड करना होगा। तो देखो ये जो रिबेलन थी ये लोकल थी नेचर में, इनका जो एरिया था वो लिमिटेड था, बट उसके बावजूद भी इन्होंने क्या किया? एक फाउंडेशन दी। किसको? 1857 की रिवोल्ट को एक फाउंडेशन दी, जिससे पूरा जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी वो हिल गई थी। उनकी जो फाउंडेशन थी वो पूरी हिल चुकी थी, ठीक है। तो यहाँ पे आप इस तरह से कंक्लूड कर सकते हो कि ये जो लोकल स्मॉल रिबेलन थी, इनका जो नेचर था वो लिमिटेड था, लोकल था, लेकिन उसके बावजूद भी इन्होंने एक फाउंडेशन दी थी। किसको? 1857 की रिवोल्ट को, ठीक है। समझ में आ गया? तो इस तरह से आप यहाँ पे कंक्लूड कर सकते हो। बढ़े आगे, चलिए। अब आता है क्वेश्चन नंबर 12। ये क्वेश्चन 10 मार्कर है। 2019 में ये क्वेश्चन पूछा गया था कि एग्जामिन द लिंकेजेस बिटवीन द 19th century's इंडियन रेनेसेंस एंड द एमरजेंस ऑफ नेशनल आइडेंटिटी। अच्छा क्वेश्चन है, एक बार दोबारा पढ़ते हैं। आपको लिंक पता करना है किसके बीच में? 19th सेंचुरी इंडियन रेनेसेंस। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है रिवाइवल या फिर रीबर्थ। यूरोप में आपने पढ़ा होगा ना इसके बारे में, रिवाइवल या फिर रीबर्थ। इसमें और नेशनल आइडेंटिटी के इमरजेंस में क्या लिंक है? देखो इससे पहले इंडिया में नेशनलिज्म नहीं देखा गया था, ठीक है। तो रेनेसेंस और इनके बीच में क्या लिंक है ये आपको बताना होगा, ठीक है। कैसे शुरुआत करोगे इसकी? आप बता दो कि भाई नेशनल आइडेंटिटी का मतलब क्या होता है। मींस सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस टू अ नेशन, ये होता है नेशनल आइडेंटिटी, ठीक है। समझ में आ गया? अब देखो बता दो कि इनके बीच में क्या लिंक है। देखो क्या पॉइंट आप लिख सकते हो। देखो इस दौरान डिस्कवरी ऑफ इंडियाज पास्ट, भाई जो ब्रिटिश लोग थे उन्होंने हमको क्या बताया था कि भाई आप हमेशा ही गुलाम रहे हो, किसी फॉरेन पावर ने हमेशा आपको गुलाम बना के रखा, यही बात हमें पढ़ाई जा रही थी। लेकिन इस दौरान बहुत सारे एजुकेटेड लोग थे जिन्होंने हमारे पास्ट को स्टडी किया और तब हमें पता चला कि कितना ग्लोरीफाइड हमारा पास्ट था। स्वामी विवेकानंद की बात करो, इंटरनेशनल स्टेज पे इंडिया को रिप्रेजेंट किया। वसुदेव कुटुंबकम की बात करो, इससे क्या हुआ? इससे ये हुआ कि जो रीजनल डिफरेंसेस थे वो खत्म हो रहे थे, सब लोग एक हो रहे थे, ठीक है। आप बात कर सकते हो यहाँ पे कि रिलीजियस यूनिवर्सलिज्म की। भाई पहले जो लैंग्वेज के बेसिस पे, रिलीजन के बेसिस पे जो बटे हुए थे, अब वो डिफरेंसेस दूर हो रहे थे, ये आप लिख सकते हो। आप यहाँ पे रिफॉर्म मूवमेंट की बात कर सकते हो कि उसमें क्या क्या किया गया, जैसे कि अनटचेबिलिटी को हटाया गया, ठीक है, वुमेन एम्पावरमेंट की बात होती थी। ये सारे पॉइंट भी आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हो। देन आप यहाँ पे आर्ट लिटरेचर की बात कर लो, ठीक है, जैसे कि इकबाल हो गए, रविन्द्रनाथ टैगोर हो गए, ठीक है, बंकिम चंद्र चटर्जी हो गए। इनको भी आप यहाँ पे इन्वॉल्व कर सकते हो कि थ्रू आर्ट, थ्रू सॉन्ग्स जो है किस तरह से एक नेशनल आइडेंटिटी की बात होती है। देन वेस्टर्न एजुकेशन की बात कर लो, उसमें स्पिरिट ऑफ नेशनलिज्म लोगों को समझ में आती है कि राष्ट्रवाद क्या होता है, ठीक है, देशभक्ति क्या होती है, ठीक है। तो इन सारे पॉइंट से आप इस क्वेश्चन को आंसर कर सकते हो। अब कैसे कंक्लूड करोगे? यहाँ पे कैसे कंक्लूड करोगे? तो देखिए ये जो रेनेसेंस था इसने एक तरह का आइडियोलॉजिकल फाउंडेशन दी। किस चीज़ को? जो हमारा मॉडर्न इंडियन नेशनलिज्म था उसको एक तरह से फाउंडेशन प्रोवाइड की थी इस रेनेसेंस ने, और उसी के चलते आगे जाके हमें आज़ादी मिलती है, ठीक है। इस तरह से आप यहाँ पे कंक्लूड कर सकते हो, इस तरह से आप यहाँ पे कंक्लूड कर सकते हो। देखिए इस पीरियड में फोकस किस पे था? ह्यूमनिज्म पे, ठीक है, ह्यूमनिज्म। रेशनलिज्म पे फोकस था, ठीक है, रेशनलिज्म पे, नेशनलिज्म, ठीक है। ये सारी बातें आपको यहाँ पे लिखनी होगी, ठीक है। बढ़े आगे, चलिए। अब आता है क्वेश्चन नंबर 13। ये 2019 में पूछा गया था, एक 15 मार्कर है। देखो क्या क्वेश्चन है। मैनी वॉइसेस हैड
स्ट्रेंथन एंड इनरिच द नेशनलिस्ट मूवमेंट ड्यूरिंग द गांधीयन फेज। ठीक है, तो गांधीयन फेज में बहुत सारी वॉइसेस ने, बहुत सारी आवाज़ों ने जो हमारा नेशनलिस्ट मूवमेंट था उसको स्ट्रेंथन किया, उसको मजबूती दी और उसको एनरिच किया। इसको आपको एलोबोरेट करना है, मतलब अच्छे से आपको समझाना है। ठीक है, एक 15 मार्कर ये क्वेश्चन है। देखो, इसीलिए मैंने कहा था कि स्पेसिफिक क्वेश्चंस काफ़ी कम पूछे जाते हैं, आपको लिंक करना आना चाहिए। तो भाई गांधीयन फेज में क्या क्या हुआ था वो सब आपको लिंक करना होगा, और वो जो डिफरेंट वॉइसेस थी वो आपको यहाँ पे मेंशन करनी होगी। तो इसका स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, आसान सा है। शुरुआत कर दो, इंट्रोडक्शन, डिफरेंट वॉइसेस, थोड़ा उनके बारे में 1 से 2 लाइन, ठीक है, और फिर आपको कंक्लूड करना होगा। शुरुआत कैसे करोगे भाई, गांधीयन फेज की बात हो रही है, तो भाई गांधीयन फेज कब से कब तक मानते हैं, 1917 से 1947। तो बता दो कि गांधीयन फेज ये था। इससे पहले क्या था, इससे पहले मास पार्टिसिपेशन नहीं देखा जाता था, बट गांधीयन फेज की बात क्या थी, सबसे खास बात कि इसमें मास पार्टिसिपेशन देखा गया था। इससे शुरुआत कर लो। देन बता दो कि डिफरेंट वॉइसेस कौन कौन सी थी। तो भाई अब यहाँ पे आपको एग्जाम्पल्स देने पड़ेंगे, जैसे कि अहमदाबाद मिल स्ट्राइक की बात कर लो। ठीक है, कि जो वर्कर्स थे वो जुड़े, जो पीजेंट्स थे वो जुड़े। खिलाफत आंदोलन की बात कर लो कि हिंदू मुस्लिम सब जुड़े। स्वराजिस की बात कर लो, सोशलिस्ट आइडियाज भी जुड़े। ठीक है, सोशलिज्म आप बात कर लो, सुभाष चंद्र बोस की बात कर लो, नेहरू की बात कर लो। ठीक है, देन रिवोल्यूशनरी एक्टिविटीज़ की बात कर लो, भगत सिंह, इन सबको ला सकते हो। स्टूडेंट्स, पीजेंट्स, इन सबको ला सकते हो। ट्रेड यूनियन, ये वो सारी वॉइसेस थी जो इस पीरियड में देखी गई थी। देन वुमेन, अरुणा असफ अली, सरोजनी नायडू, एनी बेसेंट, इन सबके एग्जाम्पल आप यहाँ पे दे सकते हो। ठीक है, तो ये वो डिफरेंट वॉइसेस थी जिन्होंने नेशनलिस्ट मूवमेंट को एनरिच किया, स्ट्रेंथन किया, उसका जो बेस था उसको ब्रॉडन किया, मास पार्टिसिपेशन इंश्योर किया, और तभी हमें आज़ादी मिल पाई। अदरवाइज पहले क्या था, पहले मास पार्टिसिपेशन नहीं था, लिमिटेड कैरेक्टर था हमारे नेशनल मूवमेंट का, जो कि इस फेज में काफ़ी उसका स्कोप इनलार्ज हो जाता है। ठीक है, समझ में आ गया। तो यही वो वॉइसेस थी जिन्होंने स्ट्रेंथन किया हमारे नेशनलिस्ट मूवमेंट को। समझ में आ गया, क्लियर है ना। बड़े आगे देखो, इतने डिफिकल्ट क्वेश्चंस नहीं है, अगर स्पेक्ट्रम पढ़ी हो तो आराम से कर लोगे। आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। असेस द रोल ऑफ ब्रिटिश इंपीरियल पावर इन कॉम्प्लिकेटिंग द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफर ऑफ पावर ड्यूरिंग 1940s। तो भाई 1940s के टाइम पे जो ब्रिटिश लोग पावर को ट्रांसफर कर रहे थे, उस प्रोसेस को किस तरह से उन्होंने कॉम्प्लिकेटेड बना दिया था, इसका असेसमेंट आपको करना है 1940s। ठीक है, टाइमलाइन भी आपको दी गई है, 15 मार्कर, काफ़ी आसान सा क्वेश्चन है। अगर आपको पता होगा कि कौन कौन से इवेंट हुए थे इस दौरान, तो आप आराम से इसको एक्सप्लेन कर दोगे। रोल ऑफ ब्रिटिश इंपीरियल पावर इन कॉम्प्लिकेटिंग, किस तरह से कॉम्प्लिकेट किया गया। देखो, ब्रिटिश लोग इंडिया को छोड़ना नहीं चाहते थे। ठीक है, ये तो आप जानते ही हैं, बहुत ही रिच कॉलोनी थी, बट सिचुएशन ऐसी है कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर था, इंडियन सपोर्ट चाहिए था, प्रेशर काफ़ी ज़्यादा था, फॉरेन का भी जो नेशंस थे उनका भी प्रेशर काफ़ी ज़्यादा था, तो आपको छोड़ना तो था ही सही, बट इतना कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम क्रिएट कर दिया था कि आज तक हम लोग भुगत रहे हैं, आज तक हम लोग भुगत रहे हैं। क्या किया था, देखो 1940s आप बता दो इसका क्या स्ट्रक्चर हो जाएगा। वही सिंपल सा स्ट्रक्चर है, इंट्रोड्यूस करो, फिर रोल बता दो, देन फिर आपको कंक्लूड करना होगा। ठीक है, इंट्रोडक्शन मैंने आपको बता दिया, क्या रोल था। देखो, पहले था अगस्त ऑफर, ये कब का है, 1940 का। देखो, हम लोग डिमांड कर रहे हैं कि हमें कंप्लीट इंडिपेंडेंस चाहिए 1929, और इस दौरान हमें क्या मिल रहा है, डोमिनियन स्टेटस। तो जो रिफ्ट था, जो कॉन्फ्लिक्ट था, वो और बढ़ गया नेशनलिस्ट के बीच में और गवर्नमेंट के बीच में। इसके बाद क्या आता है, इसके बाद आता है क्रिप्स मिशन 42 में। इसमें प्रोविंसेस को राइट दिया कि आप अलग हो सकते हो, तो भाई ये तो बाल्कनाइजेशन हो जाएगा, तो इतना कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम क्यों कर रहे हो भाई। ठीक है, इसके बाद क्या आता है, नंबर 3 पे वोवेल प्लान आता है 45 का। इसमें बेसिकली क्या था, जो कांग्रेस थी उसको बेसिकली कास्ट हिंदू पार्टी बना दिया था, जो मुस्लिम लीग थी उसके पास एक तरह से वर्चुअल वीटो आ गया था, तो बेसिकली इश्यूज क्रिएट किए जा रहे थे।
देन उसके बाद फोर्थ में क्या आएगा, कैबिनेट मिशन था 1946 का। इसमें ग्रुपिंग्स बना दी गई, ए बी सी, इतना कॉम्प्लिकेटेड था कि अलग अलग लोग उसको अलग तरीके से इंटरप्रेट कर रहे थे। भाई ऐसा करना क्यों है, सिंपल सा बता दो ना। देन माउंट बेटन प्लान आता है जिसमें हमें फ्रीडम के साथ साथ पार्टीशन भी मिलता है। तो ये जितनी भी कॉम्प्लिकेशंस थी ये आपको यहाँ पे मेंशन करनी होगी। और फिर कैसे एंड करोगे, आप एंड कर दो कि ये जो कॉम्प्लिकेशंस थी ये आज भी हमें देखने को मिलती है, स्टिल इसका जो इन्फ्लुएंस है, इसका जो इम्पैक्ट है वो हमें देखने को मिलता है। ठीक है, इसका इम्पैक्ट हमें देखने को मिलता है। हिंदू मुस्लिम यूनिटी एकदम खत्म हो चुकी थी, राइट्स वगैरह हो रहे हैं, पार्टीशन था। ठीक है, ये सारी बातें आपको यहाँ पे लिखनी होगी। ठीक है, समझ में आ गया। ये भी आसान सा ही क्वेश्चन है, बस आपको ये सारे इवेंट पता होने चाहिए, इनकी टाइमलाइन आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, समझ में आ गया, बढ़े आगे चलिए। अब आता है क्वेश्चन नंबर 15, और ये जो क्वेश्चन है ये पूछा गया था 2020 में, रिसेंटली पूछा गया है, 10 मार्कर है। देखो क्या क्वेश्चन है, इवेल्युएट द पॉलिसीज ऑफ लॉर्ड कर्जन एंड देयर लॉन्ग टर्म इम्प्लीकेशन ऑन द नेशनल मूवमेंट। तो दो पार्ट तो यहां समझ में आ ही गए कि भाई लॉर्ड कर्जन की पॉलिसीज क्या थी, उनका क्या लॉन्ग टर्म इम्प्लीकेशन रहा नेशनल मूवमेंट पे, ये आपको बताना होगा। एक 10 मार्कर क्वेश्चन है। अगेन सिंपल सा स्ट्रक्चर है, इंट्रोड्यूस कर दो, पॉलिसीज बता दो, लॉन्ग टर्म इम्प्लीकेशन बता दो, एंड आपको फिर कंक्लूड करना होगा। ठीक है, समझ में आ गया। अब देखो कर्जन, लॉर्ड कर्जन पे क्वेश्चन है। अब कैसे इंट्रोड्यूस करोगे, अगर आपको इनका टाइमलाइन पता है, जैसे कि ये गवर्नर जनरल थे और वॉइस रॉय थे, कब से कब तक थे, 1899 से लेके 1905 के बीच में। और ये इंडियंस को क्या समझते थे कि भाई वो तो किसी भी चीज़ के लायक नहीं है, अनवर्दी हैं, एंड उनको इंफीरियर समझते थे लॉर्ड कर्जन। इससे आप शुरुआत कर सकते हो। उनकी पॉलिसीज क्या थी आप बता दो, पार्टीशन ऑफ बंगाल, ये इन्हीं की पॉलिसी थी, पार्टीशन ऑफ बंगाल। ठीक है, और क्या था, जैसे कि यूनिवर्सिटी कमीशन अपॉइंट किया था, एक कैलकाटा कोऑपरेशन एक्ट लाया था, उसमें क्या था कि जो इंडियन मेंबर्स हैं उनको उनके नंबर्स कम कर दिए थे। यूनिवर्सिटी एक्ट लाया गया था, उसमें क्या था कि जो गवर्नमेंट का कंट्रोल है वो बढ़ जाएगा। ठीक है, ये सब पॉलिसीज आप लिख दो। देन इनका लॉन्ग टर्म इंप्लीकेशन क्या रहा आप बता दो। एक तो जो कम्युनलिज्म था वो बढ़ा, साथ ही साथ नेशनलिज्म भी बढ़ा। ठीक है, इसके अलावा जो पहले इंडियन सपोर्ट था ब्रिटिश लोगों को, अब वो धीरे धीरे कम होने लगा, क्योंकि लोगों को असली कैरेक्टर पता चल गया था इन लोगों का। तो ये सारे पॉइंट आपको यहाँ पे मेंशन करने होंगे। बट देखो ये तो निगेटिव है, कुछ रिफॉर्म्स भी लाए गए थे, वो भी आप बता दो। जैसे कि रेलवे को रिफॉर्म किया था, ठीक है, एग्रीकल्चर को रिफॉर्म किया था, जो ब्रिटिश करेंसी थी उसको लीगल टेंडर बना दिया था। ये सारे पॉइंट भी आपको यहाँ पे मेंशन करने होंगे, निगेटिव पॉजिटिव दोनों ही आने चाहिए। ठीक है, अब कैसे कंक्लूड करोगे, तो देखिए यहाँ पे आप लिख सकते हो कि जो इनकी पॉलिसीज थी उन्होंने ग्राउंड तैयार किया किसके लिए, फर्दर जो नेशनल मूवमेंट के लिए। ठीक है, फर्दर जो नेशनल मूवमेंट था उसके लिए उसको स्ट्रेंथन किया, रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटीज हमें देखने को मिलती है। तो इस तरह से आप यहाँ पे कंक्लूड कर सकते हो। आप यहाँ पे इसकी जो फॉरेन पॉलिसीज थी इसको भी मेंशन कर सकते हो। ठीक है, फॉरेन पॉलिसीज ये सभी आपको स्पेक्ट्रम में मिल जाएंगी। क्लियर है ये बात, बड़े आगे चलिए। अब क्वेश्चन नंबर 16 जो कि आज का आखिरी क्वेश्चन है, और देखो ये क्वेश्चन रिपीट क्वेश्चन हुआ है, ऐसा क्वेश्चन पहले भी पूछ लिया। सिंस द डिकेड ऑफ द 1920s द नेशनल मूवमेंट acquired various ideological strands and thereby expanded its social base. डिस्कस, वही मैनी वॉइसेस स्ट्रेंथन, सेम क्वेश्चन रिपीट हुआ है जो हमने किया था। ठीक है, 15 मार्कर है, तो आपको पता ही है। सबसे पहले इंट्रोड्यूस कर दो, फिर बता दो कि कौन कौन से आइडियोलॉजिकल स्ट्रेंड्स देखने को मिले, किस तरह से सोशल बेस का एक्सपेंशन हुआ, और फिर आपको कंक्लूड करना होगा। देखो वही बात है, सोशलिस्ट हो गए, मार्क्सिस्ट हो गए, पीजेंट्स हो गए, वर्कर्स हो गए, इनकी बात कर लो, कम्युनिस्ट की बात कर लो, वुमेन की बात कर लो, स्टूडेंट्स की बात कर लो। तो ये सब चीज़ें आपको यहाँ पे मेंशन करनी होगी। इनकी जो एसोसिएशंस थी, जो ऑर्गेनाइजेशंस थी, उनको भी लिखना होगा।
कैसे सोशल बेस एक्सपेंड हुआ, वुमेन का पार्टिसिपेशन हुआ, पीजेंट्स का हुआ, इस तरह से इनका सोशल बेस एक्सपेंड होता है, ये आपको लिखना होगा। फिर कैसे कंक्लूड करोगे? कंक्लूजन यही रहेगा कि जो नेशनल मूवमेंट था वो एक मास मूवमेंट बन गया और उसी की वजह से हमें आगे जाके फ्रीडम मिलती है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को ऑलरेडी हमने वहाँ पे डिस्कस कर लिया है, सेम पॉइंट है, ज़्यादा कुछ डिफरेंस है नहीं। ठीक है, तो भाई क्वेश्चन रिपीट भी होते हैं, समझ में आ गया? तो भाई इसी के साथ ये जो हमारा सेशन है इसको हम यहीं पे कंक्लूड करेंगे। इतने ही क्वेश्चन इस पार्ट से पूछे गए हैं। आई होप आपको सेशन अच्छा लगा होगा। अगर पसंद आया हो तो इसको लाइक करना न भूलें, और मेरी आपसे फिर से अपील होगी, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब करो, शेयर करो, फॉरवर्ड करो, ताकि मैक्सिमम लोग हमारे इनिशिएटिव से जुड़ सकें। और अगर आपको सेशन पसंद आया हो तो इसको लाइक करो। कोई इशू है, कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में आप मुझसे पूछ सकते हो, मैं डेफिनेटली सबका रिप्लाई करूंगा। एंड देखिए, काफ़ी आसान सा सब्जेक्ट है, स्पेक्ट्रम पढ़ लेना, अपना काम हो जाएगा। उससे बाहर कुछ भी नहीं आता है मेंस में। ठीक है, मेंस में उससे बाहर कुछ भी नहीं आता है। तो ठीक है फ्रेंड्स, हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, गुड बाय।